यूथ अचीवमेंट के बिहार इंटर लेवल टेस्ट सीरीज में आप लोग को स्वागत है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम स्तर के विवादों को के समाधान हेतु किसका गठन किया जाता है? किसका गठन किया जाता है? ठीक है, तो देखते पहले बेसिक बात देख लेते हैं कि ग्राम स्तर विवादों गठन के लिए तो पहले देखते हैं कि पंचायत को अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, आर्टिकल 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन की बात की गई थी। इसके आधार बनाकर 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायत गठन किया गया। कहां किया गया था? नागौर। कहां किया गया था? नागौर राजस्थान में किया गया था। राजस्थान में किया गया था, लेकिन संवैधानिकता दी गई है 73वें संविधान संशोधन। इसके आधार पर 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का संवैधानिकता रूप में गठन किया गया। तो ये इसके अंतर्गत 3 बनाए गए थे, 3 स्तरीय बनाए गए थे। एक था ग्राम स्तर, तो ग्राम पंचायत कहते हैं। दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। और वैसे राज्यों में जहां 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां 2 ही स्तर थे। ठीक है, जहां 20 लाख से अधिक होंगे वहां 3 स्तर, जहां 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां 2 स्तर। तो यहां जो ग्राम स्तर पर विवाद होते हैं, छोटा मोटा झगड़ा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कानूनी हम लोग के यहाँ जो जितने भी कानूनी न्यायालय हैं वहां बहुत ज्यादा बोझ है, विवादों का बोझ है। उसको कम करने के लिए, ग्राम स्तर के विवादों को सुलझाने के लिए ग्राम कचहरी का गठन किया गया है। तो आंसर क्या होंगे? ग्राम कचहरी। स्वामी शाहजानंद सरस्वती, ध्यान रखना कि अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण किए थे 1936 में। तो क्या हो जाएगा? बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि, ध्यान रखना कि सब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा का है, और सबसे कम गोपालगंज का, सबसे कम गोपालगंज का। बिहार जो है भारत में 6ठा स्थान पर रहा। बिहार का जनसंख्या वृद्धि देखा जाए, जो वो क्या रहा है? 6ठा स्थान पर रहा। आंसर क्या हो जाएंगे? मधेपुरा। पटना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, और पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जिला होगा। ठीक है, यहां आंसर हो जाएंगे मधेपुरा। सबसे कम गोपालगंज में शिक्षा व्यवस्था भी सबसे अच्छी तो सबसे अच्छा क्या है कि सासाराम में है, लेकिन गोपालगंज में क्या है कि जो लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक लिंग अनुपात गोपालगंज। तो सर्वाधिक कम हो जाता है सहरसा, हो जाता है खगड़िया। ठीक है, मुंगेर। निम्नलिखित में किस संस्था का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना? नहीं, 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया हुआ था। इसके बीच में जो निर्माण होगा तो उसी को रखा जाएगा आंसर में। तो भारतीय स्टेट बैंक 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो हम देख रहे हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 से 66 के बीच में किसका गठन किया गया है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक का प्रथम। देश में जनसंख्या लाभांश, ध्यान रखना कि जनसंख्या लाभांश का मतलब होता है कि अगर जनसंख्या से अर्थव्यवस्था कितना लाभ हो रहा है, यानी कि काम करने वाली जनसंख्या में अगर वृद्धि होती है तो क्या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होता है।
और कार्यकारी जनसंख्या किसे कहते हैं? 15 से लेकर 64 वर्ष के आयु समूह को कार्यकारी जनसंख्या करते हैं। अगर इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, ये कहीं कहीं काम करेगी तो अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक के रूप में इनका निर्माण होगा। आंसर क्या हो जाएंगे? कार्यकारी जनसंख्या में वृद्धि। आंसर होगा कार्यकारी जनसंख्या में वृद्धि। मक्का रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कहां बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। कर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। और विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को और विषुवत रेखा को कांगो नदी। सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर कहते हैं। पाम ऑयल रिवर कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो जैसे ये नहीं करा कि उसको पूरी तरह से काट कर ले जाना है, तो काट के लेना, तो कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कट एंड पेस्ट में क्या था? पूरी तरह से वहां से हट जाएगा, दूसरी जगह चल जाएगा। ठीक है, ले जाने की दूसरे में ले जा रहे हैं। वो वहां वो ऐसा नहीं किया कि उस वहां से हटा के ले, अगर हटा के लिखा रहता कट एंड पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित किस क्षेत्रों के साथ कृषि एवं सेवा क्रियाकलाप संबंध है? ध्यान रखना कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र मूल रूप से हैं। प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनिज, वन। खनिज और वन। द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं जहां निर्माण होता है, जैसे कि जिसमें कि विनिर्माण, निर्माण यानी कि कोई भी प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु का रूप परिवर्तन होता है। जैसे मान लो गेहूं या कृषि में, और गेहूं को आटा बना दिया गया, क्या? द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र कहते हैं जहां सेवा, इसको अदृश्य वस्तुओं का व्यापार होता है, यानी सेवा क्षेत्र, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षण संस्थान। ठीक है, लोक सहायता, होटल, रेस्तोरों, हॉस्पिटल, ये सब क्या है? तृतीयक क्षेत्र। तो कृषि क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। और सेवा क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। तो क्या होगा? प्राथमिक और तृतीयक। क्या प्राथमिक और तृतीयक? ठीक है, प्राथमिक और तृतीयक। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है या विनिर्माण, निर्माण का निर्माण, विनिर्माण। ठीक है, देखिए इसमें एक छूटा हुआ शब्द है, वो छूटा है कि ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो आंसर क्वेश्चन में आप ठीक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2026 से 2031 रहेगा, यानी कि 16वें वित्त आयोग जो संस्तुति करेगी उसके अनुसार 2026 और से लेकर 2031 के लिए संस्तुति करेगी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कौन है? अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया है। ठीक है, ध्यान रखना कि अभी इसका निर्माण ही किया गया है। जो रिकमेंडेशन करेगा, जिसको लागू किया जाएगा 2026 से 2031 के बीच में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत रखे गए हैं।
वित्त आयोग 280 के अंतर्गत रखे गए हैं। ऐसा कार्य है कि कर का बंटवारा करना या अनुदान राशि का बंटवारा करना, राज्य और केंद्र और राज्य के बीच, 15वां वित्त आयोग कार्यकाल 2021 से 26। देखो 2020 से 25 था, लेकिन कोरोना काल होने के कारण से 2021 से 26 कर दिया गया। एनके इसके अंदर थे एनके, हाँ जो देखो उनको क्या, जिसकी अरविंद प्रक्रिया बने हैं, तो क्या कर रहे हैं कि 2025 में, मतलब जैसे कि अक्टूबर 2025 तक ही अपना रिकमेंडेशन करके वो उनका कार्य का काम खत्म। ये जो रिकमेंडेशन करेंगे, संस्तुति देंगे, उसके आधार पर 26 से 31, हाँ वो जो रिकमेंड करते हैं कितना % कर का बंटवारा होना चाहिए। जैसे 41% है 15वें वित्त आयोग में, ये 41% राज्य को मिलेगा, 59% क्या होगा, केंद्र को मिलेगा। तो ये यही रिकमेंडेशन करते हैं, ये रिकमेंडेशन कर देंगे और लागू होगा 2026 से 31 के लिए, 5 साल क्या होगा तो लागू होगा। फिर क्या हुआ कि 2029 में फिर एक 17वें वित्त आयोग का गठन होगा, जिसका रिकमेंडेशन होगा अगले 5 साल के लिए। हिमालय प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये असम हिमालय होते हैं, क्योंकि जैव विविधता वहां पाई जाती है जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। पेड़ पौधे वहां ज्यादा होंगे जहां वर्षा ज्यादा होंगी। पंजाब हिमालय, ध्यान रखना कि पंजाब हिमालय सबसे चौड़ा हिमालय है। नहीं, हिमालय प्रादेशिक में सबसे चौड़ाई कहां है? पंजाब हिमालय में। पंजाब हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये नहीं वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड में ही चौड़ा हिमालय, हिमालय की बात कर रहे हैं, बाकी सब बात नहीं, हिमालय की बात कर रहे हैं। चौड़ा हिमालय यहां है। सिंधु से सतलज के बीच में, तो नदी द्रोणियों के बीच में हिमालय का बंटवारा किया गया है। कुमाऊं हिमालय, यहां सबसे ज्यादा हिमनद है, ग्लेशियर सबसे ज्यादा है। ये क्या है कि सतलज से काली के बीच में सबसे ऊंचा और सबसे लंबा क्या है? नेपाल हिमालय, लंबा या ऊंचा, ऊंचा क्या है? और ये क्या है कि काली और तिस्ता के बीच में। असम हिमालय जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और ये है तिस्ता और दिहांग के बीच में, तिस्ता और दिहांग के बीच में। आंसर क्या हो जाएंगे यहां? असम हिमालय। रामेश्वर पंबन द्वीप, पंबन मौ छूटा हुआ है, पंबन द्वीप, ठीक है। पंबन द्वीप क्या है कि जहां रामेश्वरम स्थित है। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा द्वीप, हाँ यहाँ तमिलनाडु, क्या है? तमिलनाडु, हाँ। एलिफेंटा द्वीप और सॉल्सेट द्वीप दोनों क्या है कि महाराष्ट्र में, दोनों मुंबई के उत्तरी दक्षिण छोर है। वेलिंगटन द्वीप में कोच्चि है, कोच्चि यानी कि केरला। वेलिंगटन यानी कोच्चि किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर। रामेश्वरम पंबन द्वीप पर, एलिफेंटा और सॉल्सेट मुंबई के दोनों छोर हैं, मुंबई के दोनों छोर है। आंसर होगा बी। भारत परमाणु विद्युत गृह तारापुर का निर्माण 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था, ठीक है। यहां दूसरा था जो कि रावत भाटा, दूसरा रावत भाटा कहां है? रावत भाटा यानी राजस्थान, रावत भाटा 1972 में। 1984 में तीसरा कल्पक्कम कहां है? कल्पक्कम कहां है? तमिलनाडु, कल्पक्कम चेन्नई। और चौथा नरोड़ा। तो सबका साल है 1972 में रावत भाटा, 1984 में कल्पक्कम, 1989 में नरोड़ा, 1989 में नरोड़ा उत्तर प्रदेश,
भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, ध्यान रखिएगा कि 53.3% है। 53 सॉरी कृषि क्षेत्र का 18.3% है। 18 ये जो डाटा है वो इसी साल का डाटा है, मतलब जो पिछले साल का डाटा है। 18.3% क्या है कि 18.3%। और तो आप जो बचागा वो कहां चल जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र में, जो हो जाएंगे आपके 28.3%। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ये तो साइंस वाला सर बता देंगे, वैसे फास्फोरस होगा। ठीक है, ठीक। तो आप लेके ऐसा मान ही लीजिए, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, तो ये सब नदी क्या होती है, डेल्टा नहीं बनाती है। यानी कि जो पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदी क्या डेल्टा नहीं बनाती है। कारण क्या कि ये रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली में क्या है कि तेज ढाल है, इस कारण से जो नदी का स्पीड कम होना चाहिए था, नदी की स्पीड बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण से क्या, मिट्टी छोड़ने की जगह पर मिट्टी को बिखेर देती है। तो क्या बनाती है, एस्चुरी। क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। वही गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नदी गंगा डेल्टा बनाती है। देशभक्ति धर्म है, धर्म भारत के लिए प्यार है, ये कहते बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आंसर का नया बना लीजिएगा, देखिए ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। यहां के बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, लेकिन बेहतर आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, कुट्टी अट्टम, ये सब कहां है, केरला में। क्या है, केरला में। कर्नाटक में यक्षगान। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि यक्षगान में जो रात में गाया जाता है गाना, उसको वैलिड करने के लिए। तमिलनाडु में भारतनाट्यम। और मणिपुर में मणिपुरी, मणिपुरी शास्त्रीय डांस। तो जितना भी अट्टम है, मोहिनी अट्टम देवदासी द्वारा डांस फॉर्म है, देवदासियों द्वारा की जाने वाली डांस फॉर्म है, मोहिनी रूप से जुड़ा हुआ है। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को, श्रीलंका को, क्या है, श्रीलंका। ध्यान रखना कि आईएमएफ जो ऋण देती है वो देती है भुगतान संतुलन के लिए। देखो नहीं सर, श्रीलंका दिया, श्रीलंका दिया, ठीक है, लीजिए सर। तो भुगतान संतुलन से जुड़ा हुआ, भुगतान संतुलन से जुड़ा हुआ। सही सही है, सही है, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान। सही है, पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान को दिया गया। ये थर्ड पैकेज था, आईएमएफ का थर्ड पैकेज था। जानना कि आईएमएफ जो ऋण देती है वो देती है अल्पकालिक ऋण देती है, अल्पकालिक ऋण देती है। वही विश्व बैंक देती है दीर्घकालिक ऋण देती है। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए, विकास संबंधी कार्यों के लिए ऋण देती है। और निर्यात आयात या भुगतान से जुड़ा हुआ संकट हो तब कौन ऋण देती है, आईएमएफ। ठीक है। कृषि आयकर, ध्यान रखना कि आयकर जो है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन कृषि जो है, कृषि आयकर वो क्या होगा, राज्य सरकार को। और पहला राज्य बिहार है, कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य बिहार है। तो कृषि आयकर किसके हो जाएंगे, राज्य सरकार। लेकिन सिर्फ पूछे इनकम टैक्स, आयकर केंद्र सरकार। ठीक है, नहीं केंद्र राज्य में हो जाएगा, स्टाम्प शुल्क हो जाएंगे। ठीक है, पैसे दे दिया। आर्थिक विकास की माप प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास का मतलब होता है
कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ आय में वृद्धि के साथ साथ देश के गुण में भी वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि भी हो, जैसे कि गरीबी कम हो जाए, शिक्षा स्तर बढ़ जाए, परिवहन सेक्शन अच्छा हो जाए, बेरोजगारी कम हो जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाए, एक गुणात्मक वृद्धि भी आर्थिक विकास। तो इस दोनों को माप कब होगा? जब प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तो अपने आप सब कुछ अच्छा होते चले जाएगा। इनसे प्रति व्यक्ति विश्व के देशों को विकसित और विकासशील प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से जो विकासशील $1250 से लेकर जो $22,550 तक जिनका आय है विकासशील मांगे, और $22,550 से अधिक होगा तो विकसित मांगे। तो भारत कहां है? विकासशील। स्वात घाटी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान बॉर्डर पर है स्वात घाटी, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन अभी क्या है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वहां क्या है, आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। तुगलक वंश किस शासक ने तुगलकाबाद के पास आदिलाबाद नाम दुर्ग बनाया था? किसने बनाया था? नसरुद्दीन। तुगलक वंश किस शासक ने तुगलकाबाद के पास आदिलाबाद नाम दुर्ग बनाया था? नसरुद्दीन मोहम्मद। मौर्य साम्राज्य के पूर्व कौन सा वंश था? ध्यान रखें, मगध पर जो वंश स्थापित के उसका क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनु वंश और सातवाहन वंश। तो हसीन मौस्कुसा। तो कह रहा कि मौर्य समाज से पूर्व क्या होगा? नंद वंश। मौर्य समाज के बाद शुंग वंश, मौर्य समाज के बाद शुंग वंश। आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश। फॉल्केटिंग किसका है? डेनमार्क का। स्टॉटिंग किसका हो जाएगा? फ्रांस का नेशनल असेंबली। ठीक है। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकारों किसी चीज से किसके संस्करण हटाया गया है? जानना कि संपत्ति का अधिकार हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978। और हम जान रहे हैं कि 1977 से लेकर 79 तक मोरारजी देसाई की सरकार रही थी। इसका मोरारजी सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीश की तब होती है जब लंबित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लंबित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? तभी उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय में बढ़ाया गया है। ठीक है। मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ध्यान रखना कि एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स, इसमें 5 संस्थाएं हैं। पहला जो संस्था है वो है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इस दोनों को मिलाकर ये ऋण देती है, ये वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तीसरा है IFC, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये निजी क्षेत्र में ऋण देता है। चौथा है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और 5वां है ICSID, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जानना कि भारत का सदस्य नहीं है, ICC भारत का सदस्य नहीं है, बाकी चारों का सदस्य है। ये सभी संस्था किससे जुड़े हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। वर्ल्ड बैंक ग्रुप से आंसर हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक। अशोक 14वां शिलालेख कहां से मिला है?
कलसी, क्या? कलसी से। कलसी कहाँ है? देहरादून। कलसी कहाँ है? देहरादून। और इसमें धार्मिक जीवन व्यतीत करने के बारे में लिखा हुआ है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति कब चालू की? 1966 से हरित क्रांति। श्वेत क्रांति ध्यान रखना कि दुग्ध उत्पादन, दुग्ध 1970 से 3 चरण में चला था, ठीक है। लाल क्रांति मांस उत्पादन, मांस उत्पादन से लाल क्रांति। आंसर क्या जाएंगे? हरित क्रांति। आंसर क्या होंगे? हरित क्रांति। हरित क्रांति में किस फसल को ज्यादा फायदा हुआ? गेहूं और चावल को। गेहूं को सबसे ज्यादा, चावल को सबसे बाद। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ में पूछे तो बांगर, ठीक है। लाल मृदा कहां पाई जाती है? दक्षिणी भारत में। काली मृदा रेगुर कहलाती है पश्चिमी भारत में। लेटराइट मृदा ये पश्चिमी घाट में, ठीक है। आंसर क्या देंगे? जलोढ़। सेवरेज की संधि, सेवरेज संधि 1920 में हुई थी, इसलिए आंसर नहीं पढ़ना है। आंसर होंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगर इसमें देखा जाए तो लॉर्ड, लेकिन बेहतर आंसर का लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सेवरेज संधि के द्वारा तुर्की और ओटोमन साम्राज्य को 2 भाग में बांट दिया गया, ठीक है। कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान कि लघु हिमालय में ढेर सारा घाटियां हैं। पीर पंजाल घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी। कश्मीर घाटी में करेवा नामक मिट्टी पाई जाती है जिससे केसर खेती होती है, ठीक है। कुल्लू घाटी में सेब। गुदाई महाराज तबला जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? तबला से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 712 में। और यह पहला शासक था जिसने कि यहां जजिया कर लगाया था। यही क्या था? मुस्लिम आक्रमण भारत में यही क्या? जजिया। 1857 को विद्रोह के समय भारत वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और ध्यान रखना कि 1858 में जो ताज का शासन चालू हुआ लॉर्ड कैनिंग की थे। वायसराय शब्द तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए गवर्नर। क्या होना चाहिए था? गवर्नर। वारन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर प्लासी युद्ध में प्रतिभागी थे। डलहौजी ने रेलवे, तार, डाक, व्यापक संधि इसकी शुरुआत की थी। विदेशी मुद्रा दर वह दर है जो मुद्राओं के नियत समूह जिसमें कि डॉलर, येन, यूरो, पाउंड शामिल है, युआन शामिल है, उससे जोड़ता है। तो आंसर क्या हुआ? सी। आंसर क्या हुआ? सी। तो रिवॉक किस शब्द से जुड़ा हुआ है? स्क्वैश। क्या है? स्क्वैश। बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है, और मातृसत्तात्मक जनजाति है। ये मातृसत्तात्मक जनजाति है, श्रीलंका में पाई जाती है। उसे कोई ऑप्शन में कुछ है नहीं सर। सिकंदर ए सैनी अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी अपने दक्षिण भारत विजय को लेकर। वो दूसरा सिकंदर कहलाना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124, संघ 315, 148। समझ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकल से जुड़े हुए हैं या संविधान से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्या? संवैधानिक संस्थाएं। संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, जनमत संग्रह द्वारा नहीं हो सकते हैं, जनमत संग्रह द्वारा नहीं हो सकते हैं। भारत में जनमत संग्रह लागू नहीं है। जनमत संग्रह कहां लागू होते हैं? जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है,
जैसे स्विट्जरलैंड, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कुछ भी पारित करने से पहले लोगों से पूछा जाता है। देखो, छोटे छोटे देश होते हैं, वहां जनमत संग्रह करना आसान है, कि बाहर जैसे विदेश में अगर कोई पूछने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाए तो एक चुनाव हो जाएगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन एक्ट द्वारा मतदाताओं की 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। निम्नलिखित में जिस एक शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया था? 1717 में, 1717 में फर्गुसियन द्वारा। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये तो साइज था। दीवानी अधिकार दिया गया था, सॉरी, दीवानी अधिकार दिया गया था, जाना गया कि 1765 के इलाहाबाद की संधि के द्वारा। जो इलाहाबाद संधि किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने। फर्गुसियन ने 1717 ईस्वी में इसे कहीं भी एक शाही फरमान दिया था कि भारत में कहीं भी अपना वो जो कि किला बना सकते हैं, ठीक है, व्यापार कर सकते हैं। तो यहां इसका शाह आलम द्वितीय। गदर आंदोलन की स्थापना किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल। किसने बन्ना करोड़ पे निरस्त किया? देखिए क्वेश्चन में निरस्त किया, ध्यान रखना कि निरस्त किसने किया है? लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड लिटन ने क्या किया? इसे लाया था, इसको लाया था लिटन ने, और निरस्त किया है लॉर्ड रिपन ने। आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। राजधानी परिवर्तन, भारत में राजधानी परिवर्तन। सुमृत नहीं है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में। लिपू लेक उत्तराखंड में, रोहतांग पालघर, ठीक। फाकिम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है, फाकिम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी का 156 नंबर टेस्ट का साइंस का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से आपका स्टार्ट हो रहा है। 51 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कह रहा है जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है ना। तो आपका जड़त्व आघूर्ण दे दिया है, दूसरा क्या दे दिया आपका? कोणीय त्वरण दे देता है ना। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो टॉर्क होता है, यानी बल आघूर्ण। बल नहीं होगा, कार्य भी नहीं होगी, कोणीय संवेग नहीं होगा, होगा क्या आपका? टॉर्क होगा, बल आघूर्ण होगा। और टॉर्क का सूत्र होता है आपका यानी एफ एस साइन। तो टॉर्क होगा आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें आयनिक और ससंयोजक बंध दोनों उपस्थित होता है? किसमें आयनिक और ससंयोजक बंधन दोनों उपस्थित होता है? तो CH4 में केवल कोवैलेंट बॉन्ड है, KCl में आपका आयनिक बॉन्ड है, SO2 में आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, NaOH में आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बॉन्ड है। इस प्रकार आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? कार्य एक अदिश राशि है, दाब अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि है। सदिश राशि कौन है आपका? तो संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है।
जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, अशुद्ध जल और एलपीजी, है ना। तो जल एक यौगिक से आता है, इसलिए मिश्रण आपका नहीं है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 55 में निम्न तापीय क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुक्त परिस्थितियों रेफ्रिजरेटर में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, अति चालक विषय का अनुसारण, यानी रॉकेट प्रौद्योगिकी में आपका क्रायोजेनिक इंजन होती है। आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन, एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड की आरंभिक वेग के साथ प्रस्थान करता है तथा 20 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग को प्राप्त कर लेता है। इस अवधि के दौरान पिंड के द्वारा तय किए गया दूरी, इसमें क्या दे दिया है आपका कि 5 मीटर प्रति सेकेंड के से आरंभिक वेग, यानी यू आपका दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से, है ना। और भी दे दिया है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और क्या दिया है आपका प्रति सेकेंड के अवधि के दौरान पिंड की दूरी तय करना है ना। और एक 5 दिया है, दूसरा 10 दिया है। तो क्वेश्चन है, एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड के आरंभिक वेग के साथ प्रस्थान करता है और 20 सेकेंड, टाइम इसका दे दिया है आपका 20 सेकेंड। निकालना क्या है आपका, तो तय की गई दूरी, यानी दूरी निकालना है आपका। दूरी एस बराबर वाट, तो हम लोग जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपका भी दे दिया, यू दे दिया है, एस निकालना है, ए आपका नहीं दिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलेरेशन निकालेंगे। एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का चेंज कितना हो गया, तो फाइनल 10 यानी 5/20, है ना। 20 सेकेंड का दिया, इसमें 1/4, यानी एक्सेलेरेशन आपका 1/4 है। अब आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वी स्क्वायर आपका दे दिया है, भी कितना दिया है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग से, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर होगा u कितना दिया था आपका 5 का स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा 2as, है ना। 2 हो जाएगा और a हो जाएगा, और s कितना है आपका, s जो है दूरी, s हमको निकालना है ना। इसमें a का वैल्यू दे दिया है कितना आपका, a का वैल्यू जो है 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि 25, है ना, या हम लोग ऐसे कर ले इसको कि 2as बराबर वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर यानी कहने की मिस हो गया आपका कि 100 माइनस 25, इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा आपका, s बराबर आ जाएगा 75/2 इंटू a का वैल्यू दिया है 1/4, यानी कहने की मिस हो गया 75 में 150 यानी 300 बट्टा कितना हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 150 मीटर, यानी आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र में यानी इकोसिस्टम में हम लोग देखेंगे तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सनलाइट है ना। सनलाइट से ऊर्जा निकल करके पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह क्या करता है, पहुंचता है। जैसे पहले सन से प्लांट लेता है, प्लांट से हम लोग लेते हैं, इस तरह से यानी घटक टू घटक क्या होता है, बढ़ते जाता है। नहीं तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है क्या है, तो हरे सूर्य, हरे पौधा, प्रकाश संश्लेषण पौधा, एटीपी, हमेशा क्या होगा, सूर्य होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में है पेडालॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेडालॉजी है ना, पेडालॉजी नहीं है, ये है पेडालॉजी। अगर पेडालॉजी रहता तो इसको मृदा का हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना, किसका करते हैं हम लोग? मृदा का। लेकिन यहाँ पर कह रहेगा पेडागोजी, इसलिए अध्ययन का होता है ना। पेडागोजी में किसका करते हैं हम लोग? तो अध्ययन का करते हैं। नेक्स्ट में इनमें से कौन सा विटामिन आंखों के स्वस्थ कार्य के लिए अग्रसित है? तो आपका विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज होती है निम्न आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण, निम्न आयाम ऊंचे आयाम, यानी एम्पलीट्यूड जिसका जितना अधिक होगा ऊंची आवाज उतना ही अधिक होगा, इसलिए आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फेट अयस्क नहीं है? तो बैराइट्स आपका सल्फेट अयस्क है, क्योंकि बेरियम सल्फाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? बैराइट्स कहते हैं। ये बेरियम का अयस्क होते हैं। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2, इसमें भी सल्फर उपस्थित होता है, यानी जिप्सम का हम लोग देखते हैं तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O है ना, तो इसमें भी आपका क्या है? सल्फर उपस्थित होता है। यहाँ पर निम्न कौन सा सल्फेट अयस्क नहीं है? इसमें सल्फेट और बैराइट, बेरियम सल्फेट होता है। क्या होता है आपका? इसको बेरियम सल्फेट एसोफोरानी सल्फेट होता है, या बैराइट्स जो कहते हैं इसमें भी सल्फर होते हैं। कैलामीन, कैलामीन में सल्फर नहीं होते हैं, है ना। इसको हम लोग ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है ना, तो कैलामीन कहते हैं, इसी को हम लोग कैलामाइन कहते हैं। और कैलामाइन क्या है आपका? तो इसमें सल्फर उपस्थित नहीं है। एप्सम लवण में भी क्या होता है? उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, हृदय का काम है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है बताइए? हृदय का मुख्य कार्य है कि पंपिंग करते रहता है। हृदय क्या करता है? एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड के विभिन्न सेलों तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी ब्लड को सर्कुलेट करने का कार्य कौन करता है? तो आपका हृदय करता है। हृदय क्या है? तो एक पंपिंग ऑर्गन है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे दिया कि हृदय का काम है ऊतकों का ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्य को उत्सर्जन करना, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ये तीनों से सबसे ज्यादा ठीक है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वह क्या है ना। तो इंसुलिन कहाँ से निकलती है? तो इंसुलिन हमारे शरीर के दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है ना, पैंक्रियाज जो दूसरी सबसे मिक्स ग्रंथि है, उसके अंदर ग्रंथि के अंदर ग्रंथि पाए जाते हैं जिसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल उपस्थित होते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है जो मधुमेह को यानी कार्य करता है, मधुमेह को रोकने का कार्य करता है। यहाँ पर अगर शरीर में इंसुलिन की कमी, यानी इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो मधुमेह होगा, अगर इंसुलिन की कमी ना हो तो मधुमेह नहीं होगा, इसलिए आंसर ए होगा। वृक्क का प्रक्रियात्मक यूनिट है तंत्रिका कोशिका, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन और मूत्रानी। तो जो किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में मुख्य रूप से जब देखा जाए इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन में होता है क्या क्या आपका? तो एक नेफ्रॉन का अगर देखेंगे तो आपका जो ये फिगर है ये नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। और इसी में क्या होता है कि ये बोमेन कैप्सूल होते हैं। ये क्या होता है? बोमेन कैप्सूल होता है। इसको हम लोग बोमेन कैप्सूल कहते हैं या कप कहते हैं, है ना। इसी में एफरेंट और एफरेंट आर्टरी आता है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस है ना, जो चलने की जैसा व्यवहार करता है। यहाँ पर क्या होता है? ब्लड आकर के छनता है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनली कहते हैं। इसका बहुत सारे पार्ट है, लूप ऑफ हेनली, फिर आपका पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
है ना, DCT, ये सब उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार का ये यूनिट है। इसमें वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये नेफ्रॉन है ना। बहुत सारे नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो आपका पहला चॉइस है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, यानी ये इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। और क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा केंद्र। यानी ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस रूप में होती है, तो ATP के रूप में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम निम्न के कारण होता है। पहला नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, तो आपका मलेरिया होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, ये सभी पेचिस होता है, ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है। वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। अब एड्स का एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के कारण होती है, तो एड्स के यानी वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? पहला नंबर की श्वसन। श्वसन में क्या होती है, ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग छोड़ते हैं। पेट्रोल के जलना, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है। वनस्पतिक वायवीय क्षय, और ये क्षय होना या जलना उसमें भी होगा। प्रकाश का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, निकालता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल से प्रतिक्रिया कराया जाता है सनलाइट की उपस्थिति में, के सनलाइट की उपस्थिति में बन जाता है C6H12O6, और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। तो यही ऑक्सीजन निकलती है ना। तो यहाँ पर कह दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो ये तो क्या करता है, ऑक्सीजन निकालता है, इसका मीन्स कि नहीं बढ़ाता है वो। तो आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? पहला दिया संतरा, दूध, आम और चीनी। देखिए संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, आम में भी विटामिन सी पाया जाता है, दूध में बहुत सारे विटामिन पाया जाता है ना। यहाँ पर कह देता है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा है, तब आंसर सी होता, ये होता। लेकिन कह दिया है कि निम्न में से किसमें विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो दूध में होता है। डिफरेंट टाइप्स का यानी आपका विटामिन पाया जाता है ना। जैसे राइबोफ्लाविन हो गया, आपका विटामिन ए हो गया, है ना, ये सारे चीज इसमें पाए जाते हैं। तो निम्न में से किसमें विटामिन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो दूध हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तब हम लोग ये चॉइस के अनुसार से आंसर ए होता। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 है ना। तो 0.03 तो है नहीं, 0.03 नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाए, सी होगा, सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? संक्रमित मच्छर को काटने से नहीं होता। मलेरिया, मलेरिया क्या होता है, तो मादा मच्छर के काटने से ही होता है ना। होता है मलेरिया, मच्छर का वाहक कौन है, तो मादा मच्छर। और ये होता किससे है आपका, तो प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ में कौन कौन, तो हम लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम मैलेरी है ना, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम ओवल है ना। और क्या है आपका तीसरा में, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है ना। ये सब है। तो ये सभी के कारण क्या होता है, मलेरिया होती है। तो मलेरिया में किसके कारण, तो प्रोटोजोआ के कारण। डेंगू, डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू इजिप्ट मच्छर के काटने के कारण होता है ना। और यहाँ पर प्रोटोजोआ और प्लेग, यानी आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकेल है ना। तो मुख्य रूप से आयरन, क्रोमियम और निकेल। तो यहाँ पर निकेल, तांबा, बेंजीन, एसीटोन नहीं, क्रोमियम ग्रेफाइट नहीं, यानी क्रोमियम निकेल होगा और आयरन होगा, यानी आयरन होगा और क्या होगा, क्रोमियम होगा और निकेल होगा है ना।
तो ए हो जाएगा, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात निकालें। पहला नंबर कर रहा है कि क्या क्या निकालने कर रहा है, कि विस्थापन निकालने कर रहा है, और कह रहा है कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर के ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचता है, इसके बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है ना। तो पिंड के द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है? सबसे पहला नंबर की मान लिया जाए कि किसी को u वेग से गया और ये ऊंचाई h तक प्राप्त कर लिया, तो यहां से गया और फिर यहां रिटर्न आ गया। कहने की मीन्स कि जहां से हम लोग फेंके और वहीं क्या हो गया, रिटर्न आ गया, यानी गया और फिर इसी पे आ गया। ठीक है, तो अगर विस्थापन अगर पूछता है तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जो दूरी हो जाएगा h और h, जाने में जितना समय आने में उतना है ना दूरी, तो h दूरी, तो दूरी कितना हो गया आपका 2h, दूरी कितना हो गया आपका 2h, और विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन क्या हो गया 0, है ना। अब कह रहा है कि कोई पिंड वेग के साथ उधर के जाता है तो पृथ्वी पे लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात तो कितना होगा 2h बटा 0, है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिट हो जाएगा। तो आंसर डी होगा। अगला, दो प्रतिरोध 3 ओम और 6 ओम के समांतर क्रम में जुड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो कितना है आपका 1/3 प्लस कितना है 1/6 है ना, बराबर किया था 1/3 प्लस 1/6। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 दूनी 3 का है 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा आपका 3 और अगर 6 का हम लोग लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। तो 3 दूनी 6, नीचे में आपका 6 होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6 होगा। तो 6 कितना होगा 3 दूनी 6 और 1, तो कितना हो जाएगा आपका 3/6। इसलिए r बराबर क्या होगा आपका, r बराबर होगा 6/3, यानी 2 आंसर होगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के चित्र में x का मान क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होती है कि कोई भी अगर करंट इसमें प्रवाहित कर रहा है तो एक करंट अगर इसमें जा रहा है तो और इसमें जा रहा है, तो बीच वाला कोई भी अगर देगा तो इसमें करंट नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि ये आमने सामने का जब गुणनफल बराबर हो जाए, ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए तो क्या होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज शो करता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर दे दिया 10 × 4 यानी 40, 10 × 4 यानी 40। तो हम कितना यहाँ पर रखेंगे, इसके 5 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40। तो आंसर आपका इस प्रकार डी होगा। 74 में देखिए, आवृत्ति प्रकाश की गति सी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो निम्नलिखित समीकरण से जुड़े हैं, है ना। तो v बराबर क्या होता है n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा। यहाँ पर कर दिया n बराबर c/λ। n बराबर अगर कहा जाए तो n बराबर c/λ, c बराबर v बराबर n लैम्डा, है ना। कर दिया है λ/nc nc/n। तो ये दो चीज हो सकता है, तो हम लोग v बराबर n लैम्डा है, से n बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा v/λ, है ना, v/λ। तो n बराबर c/λ कर दिया है, इसलिए a तो नहीं होगा। यानी c बराबर c क्या है, लाइट का वेलोसिटी है, तो n लैम्डा, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
चलिए, आप लोग का साइंस का क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन तक था। इसके बाद आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है ना। तो मैथ वाले सब आ रहे हैं, आप देखिए मैथ का क्वेश्चन 76 से आपका स्टार्ट होता है। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का 156 नंबर जो सेट है उसके मैथ्स का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग देखिए अच्छे से। पहला प्रश्न जो है ये करणी से संबंधित है। यहां पे हमें एक कंसेप्ट जानना अनिवार्य है कि nth रूट a जो होता है इसका मतलब होता है a का पावर 1/n। और दूसरा एक कंसेप्ट है कि a का पावर m उसके होल का पावर अगर n हो ये होता है m इंटू ना। इन दोनों कंसेप्ट की मदद से आप आसानी से इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। देखिए, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 और कुछ नहीं मतलब 1/2। उसके बाद वाला 64 है, उसका क्या, तो 1/3। और फिर 2 का पावर 8 और उसका 1/4। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 स्क्वायर होगा। ये लिख सकते हैं इसको आप 4 क्यूब। और यहां पे आप कर सकते हैं, तो अब देखिए ध्यान से, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया 12। तो हम क्या कहेंगे, इसका मान कितना होगा बच्चों, 12। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़े। अगला है कि अगर a प्लस बी 1 है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का मान k है तो k का मान क्या होगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट अगर a प्लस बी दिया जाए तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो जैसा कि आपके प्रश्न में दिख रहा है यहां पे a प्लस बी का मान 1 है, तो अगर इसमें 1 रख दिया जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी का मान हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो ये बराबर होगा a प्लस बी का होल क्यूब, यानी इसका भी तो मान 1 है तो 1 क्यूब कह सकते हैं हम लोग। और ये इसका जो वैल्यू है ये क्या दिया गया आपको, k गिवन है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि k का मान जो होगा वो 1 हो रहा है, सही है ना। तो k का मान क्या हो गया आपका, 1 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यह है कि a और b मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। अच्छी बात है कि a और b अगर मिलकर के कार्य करें तो 30 दिनों में समाप्त करते हैं। और 10 दिन काम करने के पश्चात c उनकी सहायता की और काम 10 दिनों में समाप्त हो गया। अच्छी बात है, यानी बताया जा रहा है कि अगर वो दोनों 10 दिन तक काम कर ले तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो a और b जो है वो 1 दिन में कितना काम करेंगे। तो आप बोलोगे सर 1/30वां भाग काम करेंगे पूरे काम का, तो इसीलिए 10 दिन में कितना कर लेंगे। तो आप बोलेंगे सर 10/30 अर्थात 1/3, यानी 1/3 काम जो है वो 10 दिन में कर लेंगे। तो शेष काम कितना बचेगा, 2/3, जिसको कि C ने उनकी सहायता की और काम 10 दिनों में समाप्त हो गया। तो यानी कि तीनों ने जब मिलकर काम किया A प्लस बी प्लस C, तो शेष काम यानी 1 - 1/3 अर्थात 2/3 जो भाग काम था वो कितने दिन में पूरा हुआ, 10 दिनों में पूरा हुआ। जो हमारा शेष काम था A प्लस बी प्लस C का 2/3 भाग वो 10 दिन में, तो पूरा काम कितने में करते ही है, तो 10 तो ये 30/2, यानी कि अगर पूरा काम किया जाए C की सहायता से तो केवल 15 दिनों में हो जाएगा। यानी आपको एक और कंसेप्ट क्या मिल गया कि A प्लस बी उस काम को करता है 30 दिनों में, और अगर तीनों मिलके किए करें A प्लस बी प्लस C तो वही पूरा काम जो है वो 15 दिनों में होगा। अब एलसीएम करिए, 30 एफिशिएंसी
1 and 2, यानी कि A और B का 1 है तो C का भी 1 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि जितना काम B 3 दिनों में करता है उतना काम C 2 दिनों में कर देता है, यानी B और C का आपको क्या दिया गया है, इसमें रिलेशन दिया गया है कि दोनों में क्या संबंध है, दोनों किस तरह से काम करते हैं। तो बताया गया है कि B और C का जो काम का क्षमता है, जितना काम B 3 दिनों में करता है, टाइम रिक्वायर्ड, उतना ही काम C 2 दिनों में, उतना काम C 2 दिनों में। तो इनका जो एफिशिएंसी होगा, इसका रेशियो हो जाएगा 2:3 का। इसका एफिशिएंसी 2:3 का होगा, किसका, B और C का। तो B और C कार्य कैसे बांटेंगे, 2:3 के अनुपात में। यानी आप क्या कह सकते हो कि अगर B का 2x है तो C का कितना होगा, 3x होगा। तो आसानी से आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि हमारा तीनों का मिला के कितना है, तो 2 है, और A और B कितना काम कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है कि A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो अब आप क्या करोगे, B और C का वैल्यू एक फॉर्म में रख दो। जैसे आप क्या रख सकते हो, तो इसको अगर 2x बोल देते हो A को, इसका हो जाएगा 3x। अब समीकरण बनाओ तो कितना हो जाएगा, A का कितना ले लोगे आप, A और B मिला के कितना है, 1 है, जिसमें कि B का वैल्यू पुट करो, A प्लस B का लगा दो 2x तो बराबर 1, और C का कितना लगा दोगे, A प्लस C का लगा दो 3x और B कितना 2x, और C का तो आपको पता ही है 1 है, तो आसानी से आप B का भी यहीं से निकाल लेते। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग यहां क्या कर लेंगे, आसानी से यहीं से निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है कि C की क्षमता है 1, तो B की कितनी हो जाएगी देख लो, क्योंकि 3 बराबर 1 है, यानी कि हमारा जो ये 3 अनुपात है वो 1 है, तो 2 कितना होगा, ये हमको क्या मिल गया, B का क्षमता, यानी एफिशिएंसी ऑफ B आपको मिल गया। तो अब हमें एफिशिएंसी ऑफ A निकाल देना है, तो एफिशिएंसी ऑफ A कितना होगा, देखिए दोनों मिला के 1 करता है, तो 1 माइनस 2/3, यानी वो आ जाएगा 1/3 आपका, है ना। एफिशिएंसी ऑफ A मिल गया आपको। जैसे ही एफिशिएंसी ऑफ A मिला, एफिशिएंसी ऑफ B से हेल्प से आप क्या निकाल दिया आपने, एफिशिएंसी ऑफ A। अब आपको क्या निकालना था, A अकेला कितने दिनों में करेगा, तो आप निकाल दो कि काम को खत्म करने में A को अकेला लगेगा, कुल काम है 30, उसका क्षमता है 1/3, यानी 30 90 दिन। यानी आप क्या कहोगे कि A को उस काम करने में कितना लग जाएगा, 90 दिन। तो आपने क्या क्या किया, सबसे पहले आपने ये पता किया कि A और B अगर 30 दिनों में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/30, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 1/3 भाग। तो इसमें जो शेष काम बचा, यानी कि 2/3 भाग जो काम बचा, इसको तीनों मिलके 10 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने में करेंगे, तो आपने कहा 15 दिनों में। अब हमने एफिशिएंसी देखा तो A प्लस B का क्षमता 1 है, तो तीनों का मिला करके 2 है, तो जिसमें से हम जान रहे हैं कि C कितना कर रहा है, 1, और दोनों मिला करके 1। अब हमें पता है कि B और C किस क्षमता में काम करते हैं, तो B और C की जो क्षमता है, दक्षता है, वो 2:3 के अनुपात में है। C अगर 3 करता है तो B केवल 2 करेगा। तो यहाँ इस 1, हमें 3 का मान तो पता है 1, तो 3 बराबर 1, तो हमारा जो B होगा वो 2 कितना होगा, आपने कहा 2/3, यानी B की जो क्षमता है वो मिली हमको 2/3, इसीलिए A का क्या हो जाएगा, तो दोनों मिला करके करता है 1, इसलिए A का हो जाएगा 1/3, इसीलिए टाइम बराबर कुल काम बटे क्षमता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यह है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1.1/14 प्राप्त हो। पहला काम तो करिए कि क्या जोड़ा जाए, तो हमें जो ये मेरे है कि x 4/7 में आप क्या जोड़ोगे कि आपको रिजल्ट कितना मिल जाए, 1.1/14। ये पूछ रहे क्या जोड़ा जाए, कौन सा भाग नहीं, अभी क्या निकाल रहे हैं। तो x बराबर 14 एकम 14 1,
15/14 और माइनस 4/7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 14 एलसीएम है, ये हो जाएगा 15 और 7 दूना 14, 4 दूना 8, यानी ये आ रहा है आपका 7/14 यानी 1/2। यहीं पे आप लोग गलती करोगे कि आप लोग क्या आंसर मार दोगे बी, जबकि ये आंसर नहीं है। ये तो मिला है कि क्या जोड़ा जाए, जबकि प्रश्न क्या पूछा है कि भिन्न का कौन सा भाग। तो अब ये पता करना है कि 1/2 जो है वो किसका, तो 4/7 का कौन सा भाग है। तो जब ऐसे निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 और 7/4 यानी कि 7/8वां भाग। तो क्या बोलेंगे आप कि हमारा जो 1/2 है वो क्या है, तो उस भिन्न का कौन सा भाग है, 7/8वां भाग। तो जवाब क्या होगा इसका कि 4/7 में उसका कौन सा भाग, तो 4/7 में भिन्न का 7/8वां भाग यानी कौन, हाफ। हमें यही देखना है कि 4/7 का कौन सा भाग जो है वो कौन है, 1/2 है, सीधी बात है। तो ये x तो हमें नहीं पता करना है, ये हम अलग से कुछ दूसरा अननोन यूज कर ले यहां कि 4/7 का कौन सा भाग 1/2 है। तो y बराबर मिलेगा आपको 7/8वां। यही पूछा था आपसे कौन सा भाग। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो एक लाइन में, है ना। कैसे, अगर 2 बार में नहीं बनाना है तो इसको ऐसे लिखिएगा कि जैसे 4/7 प्लस 4/7 का कौन सा भाग, इसमें जोड़ें कि हमें कितना मिल जाए, 15/14 मिल जाए। इससे भी हो जाएगा, यहां पे डायरेक्ट मिल जाएगा कि x उसका कौन सा भाग है। यहां पे तो मिल रहा है क्या जोड़ा जाए, जो सबने किया 1/2 सबका आया होगा, उसके आगे जाके वो फंस गए, है ना, ये स्टेप नहीं किए होंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। अगर अंकित मूल्य 800 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि विक्रय मूल्य तो दोनों तरफ से निकाला जा सकता है। एक बार अंकित मूल्य पे 10% छूट दे करके और एक बार सीपी पे 20% का प्रॉफिट जोड़ करके, ये दोनों के दोनों क्या देंगे आपको, विक्रय मूल्य। अब आपको पता है कि एमपी से जो सीपी का अनुपात होगा वो हो जाएगा 30 चौका और 30 तिये। आपको क्या पता है, इसमें अंकित मूल्य पता है, यानी आपको 4 दिया हुआ है, 4 बराबर में 800 रुपये, इसीलिए 3 क्या होगा, तो 3 हो जाएगा 4 दूने यानी कि 600, क्योंकि हमारा जो एक अनुपात है इसका मान हो जाएगा कितना, 200, तो 600 रुपये इसका सीपी हो गया। आइए, किसी कक्षा में 60% छात्र गणित पढ़ते, कक्षा के 60% छात्र जो है वो गणित पढ़ते हैं, 55% छात्र जो है वो रसायन पढ़ते हैं और 25 जो है वो दोनों विषय। तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो ना तो गणित और ना ही रसायन पढ़ते हैं। तो पहले ये पता कर ले कि कम से कम गणित या रसायन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और ये घटा देते हैं, या फिर दोनों का अंतर कीजिए। 60 में से 25 गया तो कितना, 35 केवल मैथ पढ़ने वाले, और 55 में 25 गया तो 30 केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले। अब तीनों को जोड़िए तो 25 प्लस 35 60 और 30 90, यानी 90 लोग हैं जो कम से कम एक विषय अवश्य पढ़ते हैं, एक विषय अवश्य पढ़ते हैं। तो यानी कि सवाल पूछ रहा है कि जो दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, तो कुछ नहीं पढ़ने वाले कितने होंगे, 100 माइनस 90 यानी 10 होंगे जो दोनों में से कुछ नहीं पढ़ेंगे। 10% छात्र ना तो रसायन शास्त्र ना ही मैथ। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। तो पहले दो संख्याएं और एक तीसरी संख्या, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20 और 50 है। तो अगर ये 100 है तो एक इसका 20%,
और एक उसी का 50%। तो सवाल है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है अपना। यानी कि 20/50 और गुना 100, तो इससे क्या निकल रहा है हमारा 40%। तो हम क्या कहेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 40%। किसी टैंक का 1/5 भाग भरा हुआ है, किसी टैंक का 1/5 भाग भरा हुआ है, उसमें से 500 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो टैंक पूर्णतः भर जाएगा। अभी टैंक में कितना पानी है, ये पूछा आपसे। तो सॉल्व कर दें हम लोग, तो 4/5x बराबर में 500, यानी x बराबर 625। अब सवाल यह है कि अब कितना पानी है, तो अभी कितना पानी है, तो अभी इसका 1/5 है, तो 625 का 1/5 यानी 100। अब इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट कहेंगे कि 1/5 भाग भरा हुआ है, मतलब कि 5 में से 1 भरा हुआ और 4 खाली है। अगर टोटल हमने 5 मान लिया है तो इसमें से 1 भाग तो भरा हुआ है और खाली कितना होगा 4। तो जब आपने 500 लीटर भर दिया तो पूरा भर गया, मतलब यही 4 दिया हुआ है 500। तो ये 4 बराबर 500 के, तो पहले से कितना है, मतलब 1 पूछ रहा है आपसे, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे आंसर 125 लीटर। यानी इस अप्रोच से भी आप इसको बना सकते हो, और एक अप्रोच तो ये है ही आपका, ये अल्टरनेट अप्रोच हो गया। एक परीक्षा में 100 प्रश्न हल करने के लिए एक विद्यार्थी को दिया गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसमें से उसने कुछ सही किया और कुछ गलत किया, कुछ सही और कुछ गलत, ट्रू और फॉल्स, कुछ सही और कुछ गलत। तो जब उसने सही किया तो उसको कितना अंक मिला, 1 अंक, और गलत के लिए 1/3 अंक उसका काट लिया गया। तो अब कहता है कि अगर उस विद्यार्थी को सभी प्रश्नों के हल करने के बाद मात्र 56 अंक ही प्राप्त हुआ तो उसने कितने सही प्रश्न हल किए थे। अब देखने वाली बात यह है कि अगर वो सारे के सारे प्रश्न सही करता तो कितना नंबर आता उसको, 100 नंबर आता, और अगर सारे गलत करता तो कितना आता, 100/3। और उसने मिला कितना है 56, उसको मिला कितना है 56। अब आप इसको क्या करना है, एलिगेशन, तो सब में 3 से गुना कर लें, ये तो हो जाएगा 300, और ये -100, और ये 3 छक्के 18, 3 बचे 15, 1 16। अब हम लोग इसमें अपना एलिगेशन का यूज करें, घटाएंगे तो 268 हो जाएगा, और यहां पे 132। अब किससे कटता है, देखिए 4 से काटा जाए, 4 छक्के 24, और 4 सत्ते 28, और 4 तिये 33, यानी 67 और 33, यानी कि 67 क्वेश्चन उसने सही किए हैं, इसके ट्रू हुए हैं, और 33 क्वेश्चन उसके फॉल्स यानी गलत हो गए। तो उसने कितने सही प्रश्न हल किए थे, तो क्या कहेंगे हम लोग, 67 प्रश्नों का जवाब उसने सही दिया था। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो ये आपको कौन सा वाला दिया है, रिक्वायर्ड विक्रय मूल्य है ना, हम लोग को चाहिए क्या, उसका विक्रय मूल्य। तो रिक्वायर्ड एसपी कैसा वाला, 5% लाभ वाला। तो ये जो पता है वो तो 10% हानि वाला है, तो 5% लाभ वाला यानी 105 क्या हो, यही निकालना है कि नहीं। तो 10 बार में और ये 8 बार में, अब गुना करें 840/10 यानी कितना आ जाएगा 84 रुपीज। यानी हम क्या बोलेंगे कि कैसे बेचना चाहिए उसको, 84 रुपए पे अगर बेच देगा वो तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा।
अब इस सवाल को यदि ध्यान से देखें तो इसमें तो गड़बड़ है ना जी। क्या गड़बड़ था इसमें कि यहां पे हम जान रहे हैं कि यहां पे एक गुना नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था 999 पूर्णांक ऐसे होना चाहिए था ये, और तब गुना 99। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा ये 999 इंटू 99 प्लस 98 और बट्टा में 99 और इंटू 19, तब ये दोनों आपस में कट जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1000 माइनस 1 यानी कि 99,000 माइनस 99 अब प्लस 98, यानी एक खाली घटाना है इसमें आपको। तो 99,000 जो है 99,000 में एक घटेगा तो क्या होगा, इसमें एक घट जाएगा 9,8999 ये ना होगा जी 98,999, यानी कौन सा आ जाएगा, बी नंबर। एक खाली कम कर देना है इसको, किसमें, ये वाला, इसको क्या लिख दिया गया 1000 माइनस 1, बस काम हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा, तो सभी लोग इससे तो परिचित हैं, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना जी। ये कितना बचेगा 4, 6 में 2 गया 4 का क्यूब 64 प्लस 65 गुना 3 कितना हो जाएगा जी, 3 बचे 15, 3 छके 18, 1 19 और ये हो जाएगा 4, तो 25 चौका 100 10 64 प्लस 195 5 और 4 9 और ये 9 6 15 1 1 2, कौन सा आ जाएगा 259। एक बेलन की जिसकी ऊंचाई 20 है तथा उसकी आधार की परिधि 44 है, उसका आयतन क्या होगा। ये बेलन है आपका, इसका आधार का परिधि दिया हुआ है, यानी 2 पाई आर आपको दिया हुआ है, 2 पाई आर दिया है 44, तो हमारा आर का मान जो हो जाएगा 22 दूने 44, 44 कैंसिल, क्या हो जाएगा 7। और अब आपसे पूछ रहा है कि उस बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल और इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7 गुने 7 का स्क्वायर गुने एच यानी 20, ये 7 7 कैंसिल 154 गुना 20, 154 गुना 2 308, कौन सा हो जाएगा 30 80। यह है कि अगर 4% ब्याज की दर से किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में ₹16 हो तो राशि का मान, तो 2 साल वाला तो काफी इजी है, अंतर r²/100 यानी 0.16, यही कितना दे दिया गया आपको 16, इसीलिए राशि क्या होगी यानी 100 क्या होगा, यही आपको उसका मूलधन मिल जाएगा। एक पॉइंट और हटा दो, 2 जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा 10,000 हो गया है ना। अगर किसी को शौक है नहीं, हम लोग डिफरेंस फॉर्मूला से बनाएंगे, वो है PR² बट्टा में 100² है ना। ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है 2 वर्ष के लिए। चलिए अगला, बी किसी काम को जितने समय में करता है 1/6 समय में ए
आधा काम कर पाता है। देखिए तो अगर बी कोई काम को जितने समय में करता है तो उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो उतना ही काम करने में कितना समय लगाएगा? 2/6। अगर 1/6 समय में जो हमारा ए है वो आधा काम कर पाता है, आधा काम, तो पूरा करने में कितना लगाएगा? समय दुगुना हो जाएगा, यानी 2/6, मतलब कि 1/3। 2/6 का मतलब एक आधा काम करने में 1/6, तो पूरा काम करने में 2/6, यानी 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 समय, समझ रहे हैं, किसका क्षमता अधिक है? केवल ए का क्षमता अधिक है कि अगर ये 3 लगाता है तो ये केवल 1 में। यही कह रहा है वो कि अगर वो पहले 1 लगाता, मतलब 6 लगाता था, तो 1 में वो आधा ही कर पाता है। मतलब अगर कोई काम करने में, मान लीजिए कि बी को कोई भी काम करने में 6 घंटा लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो ए को एक काम करने में इसको 6, तो ये 1 घंटा में कितना कर पाता है? केवल आधा काम करता है। तो पूरा करने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। 2 घंटे में पूरा करेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात। यानी कि बी अगर 3 लगाता है तो ये कितना लगाएगा? 1 लगाएगा। ये 6 लगाएगा तो ये 2 लगाएगा। तो दोनों का एफिशिएंसी का क्या रेशियो हो जाएगा? 3:1। और अब है, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो बी अकेले तो 3:1, तो 10 × 4 ये टोटल वर्क हो गया। और बी अकेले का पूछ रहा है तो 1 आ जाएगा। तो कितना दिन में? तो बी अकेले 40 दिनों में काम को पूरा कर देगा, है कि नहीं? किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उसे 13 से भाग दे तो शेषफल क्या हो? तो रिक्वायर्ड शेषफल। इसमें हम लोग केवल और केवल क्या करते हैं? शेषफल जो बच रहा है उसमें केवल 13 से भाग दे देते हैं। तो हम लोग का जो निर्णायक रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा? 13 दूना 39, 4, है कि नहीं? ये कोई व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित कर दे कि अंकित मूल्य पे 10% का बट्टा देने के बाद भी उसको 10% का लाभ हो जाए। यानी कि 90% जो एमपी का है वो किसके बराबर हो जाए? 110% किसके? सीपी के। यानी कि एमपी से सीपी का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 11/9। तो कितना बढ़ा के देखिए, तो कितना बढ़ा के? तो 2/9, यानी कि 200/9% बढ़ा के अधिक अंकित करना हो। किसको? एमपी को। किससे? सीपी से। 22/9 198 है ना, अधिक, यानी बढ़ा के अंकित करना, तब जाकर के उसको छूट देने के बाद भी लाभ हो जाएगा। 6 घंटियां एक साथ बजनी शुरू हुई। यदि घंटियां क्रमशः प्रत्येक 2, 4, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 1 घंटे में कुल कितनी बार एक साथ बजेगी? तो पहली बार 7 बजने में कितना समय लगेगा? एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 निकालिए, जिसका आ जाएगा 120 सेकेंड। यानी कितना मिनट? 2 मिनट का अंतराल है एक बार बजने में। 1 घंटे की बात कर रहा है तो 1 घंटे में 2 मिनट कितना अंतराल? 30 अंतराल। तो 30 अंतराल हुआ अगर, यानी कि हम लोग ये मान के चले कि ऐसे तो अगर पहली बार को नहीं काउंट करें तब तो 30 ही बार बजेगा हर अंतराल के अंत में। लेकिन यहां पे क्या है? ऐसा तो नहीं पूछा है। यहां कह रहा है कि 1 घंटा में कुल कितनी बार। 1 घंटा में जो पहले बजेगा वो भी आ जाएगा। इसलिए जब पता करेंगे कि 1 घंटा में कुल, तो 1 घंटा में कुल बराबर कितना? तो पहले तो आपका 60/2
अब +1 शुरुआत में 7 बजेगा वो, तो 31 बार घंटी बजेगा एक साथ। ये एक कौन सा ऐड कर दिया गया? पहला बार। एक धनराशि को 3 मित्रों ए, बी और सी में बांटा जाता है इस अनुपात में। ए तथा बी को मिली राशि का अंतर अगर 3000 हो तो सी को कितना मिलेगा? तो ये तो काफी इजी प्रश्न है। एक रेशियो तो आपको दिया ही हुआ है तीनों का। इसमें कह रहा है कि अगर ए और बी को, तो ए और कितना अंतर है इसका? 3 का। 3 आपको कितना दे दिया गया है? 3000। कहता है किसको? सी को कितना मिलेगा, यानी 7 क्या हो, कितना हजार? 7000। अगर यदि एक घन के प्रत्येक सिरे को 20% बढ़ा दिया जाए तो सतह के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि आएगा? तो हम लोग को जैसा कि पता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है एक घन का, उसका फॉर्मूला आता है 6 × भुजा स्क्वायर, यानी कि कैसे? प्रोपोर्शनल टू भुजा स्क्वायर है, यानी कि हम क्या लगा देंगे इसमें? ए बी लगा देंगे, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो जाएगा? 20 + 20 और 20 × 20/100, यानी कि 44%, है ना? क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशतता विक्रय मूल्य पे लाभ के 30% के बराबर होगी? तो अगर किसी का विक्रय मूल्य ही 100 मान लिया जाए तो उस पे लाभ कितने का कहा जा रहा है? 30%। तो सीपी क्या निकल के आएगा? 70 का। अब 70 पे कितना लाभ? 30 लाभ है, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो 30/70 × 100, यही होगा आपका सीपी पे लाभ की प्रतिशतता। 1 0 कैंसिल, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 42.6/7% है कि नहीं? ये सीपी पे होगा। ये लाभ किस पे? सीपी का। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका लॉसा 120 है तो मौसा क्या होगा? तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 5 6 का एलसीएम 30, तो आपको 30 तो पता है, 30 120 के बराबर है, तो उसका जो मौसा है वो 1 है। 5 और 6 का एचसीएफ क्या दिख रहा है फिलहाल? 1, तो 1 क्या होगा? तो रिक्वायर्ड एचसीएफ कितना? 4, बस यही उनका एचसीएफ हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा? 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। 10 और 20 के क्रमवार बट्टे किसके बराबर है? तो प्रभावी बट्टा जो होगा, समतुल्य बट्टा, यही फॉर्मूला है ना? 10 + 20 - 10 × 20/100। तो 30 में से 2 घटेगा, यानी 28%, यानी 10 और 20 का 2 क्रमिक छूट, एक 28% की छूट के बराबर है। नहीं और सवाल नहीं आप लोगों का, है ना? चलिए क्लियर हो गया, धन्यवाद।